हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बच्चों की पढ़ाई काफी जोर शोर से अच्छे से चल रही होगी। देखिए, एग्जाम का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही दिनों में आप लोगों के बीकॉम के एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज रिसीव हुए कि मैम बीकॉम फर्स्ट ईयर का सिलेबस भी अकाउंट्स का कवर करिए। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके एग्जाम होने से पहले, आपका जो अकाउंट्स का पेपर होगा उससे पहले मैं ये जो अकाउंट्स का सिलेबस है ये कवर कर दूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इजी टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज रॉयल्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रॉयल्टी का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम देखेंगे रॉयल्टी और रेंट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो रॉयल्टी के कॉन्सेप्ट में हम यूज करते हैं वो डिस्कस करेंगे, जैसे लेसर एंड लेसी, मिनिमम रेंट, ठीक है, जिसको फिक्स्ड रेंट भी कहते हैं, शॉर्ट वर्किंग, रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अकाउंटिंग प्रोसीजर, जर्नल एंट्रीज देखेंगे कि रॉयल्टी के केस में लेसी की बुक में कौन कौन सी जर्नल एंट्री की जाती है। ठीक है, और उसके बाद एक न्यूमेरिकल करेंगे रॉयल्टी पे। राइट, तो ये सारे ही टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में आपको बता देती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको बता देती हूँ कि मेरे इस चैनल पर आपको क्लास 11th 12th बीबीए बीकॉम और एमबीए के जितने भी अकाउंट्स के पेपर हैं उनकी सीक्वेंस में कंप्लीट लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है, जिसे मैंने बहुत डिटेल में विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल कवर किया है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए, इन वीडियो लेक्चर्स की मदद से पढ़ना शुरू करिए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करिए। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी यूजफुल लगे ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है और बहुत समय लगता है एक एक वीडियो बनाने में। सो कीप शेयरिंग माय वीडियो। राइट, चलिए अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रॉयल्टी। तो रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी एक टाइप का रेंट होता है। ठीक है, जो एक पर्सन जिसके पास कोई एसेट हो, चाहे वो कोई टेंजिबल एसेट हो, ठीक है, जैसे हो लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कोई टेंजिबल एसेट हो या कोई इनटेंजिबल एसेट हो। इनटेंजिबल एसेट मतलब कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो, मतलब उसने कोई बुक लिखी हो या उसने कोई इन्वेंशन किया हो। ठीक है, तो वो पर्सन उस एसेट को यूज करने का जो राइट है, जो अधिकार है, वो दूसरे पर्सन को दे सकता है। ठीक है, अब ये जो ओनर ऑफ एसेट है, ठीक है, जिसने कोई शायद बुक लिखी है या इन्वेंशन किया है या जिसके पास कोई लैंड है या बिल्डिंग है, ये फ्री में ही तो यूज करने के लिए देगा नहीं दूसरे पर्सन को। ठीक है, तो ये जो ओनर ऑफ एसेट है, ये दूसरे पर्सन को एसेट यूज करने का जो राइट देगा ना, उसके बदले में ये कुछ अमाउंट चार्ज करेगा। ठीक है, तो इसी अमाउंट को कहा जाता है रॉयल्टी। ठीक है, ये बात समझ में आई। रॉयल्टी एक टाइप का रेंट होता है जो एक पर्सन पे करता है दूसरे पर्सन को, और उसके बदले में जो फर्स्ट पर्सन है उसको राइट मिलता है कि वो दूसरे पर्सन के एसेट को यूज कर सके, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो चाहे इनटेंजिबल एसेट हो। ये खास बात है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रॉयल्टी क्या है। रॉयल्टी इज द रिमनरेशन पेबल। रॉयल्टी वो रिमनरेशन है जो पेबल है, जो पे करता है वो पर्सन, ठीक है, जो एसेट यूज करता है, दूसरे पर्सन के एसेट यूज करता है। ठीक है, चाहे वो एसेट टेंजिबल एसेट हो या इनटेंजिबल एसेट हो। ठीक है, और रॉयल्टी कैसे कैलकुलेट की जाती है? रॉयल्टी कैलकुलेट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस, यानी जो एसेट हायर किए गए, जो एसेट को यूज किया जा रहा है, उस एसेट से कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, ठीक है, या उस एसेट, वो एसेट कितना सोल्ड हुआ, कितना बिका, उसके बेसिस पे रॉयल्टी कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, रॉयल्टी के कॉन्सेप्ट में दो पार्टीज होती हैं, एक होता है लेसर, ये देखिए, एक होता है लेसर और एक होता है लेसी। लेसर कौन होता है? लेसर होता है ओनर ऑफ द एसेट, ओनर ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट का जो ओनर होता है, जो मालिक होता है ना, वो होता है लेसर। और लेसर क्या करता है? लेसर राइट देता है टू यूज द एसेट, कि हमारा एसेट तुम यूज कर सकते हो। ठीक है, और लेसी फिर वो एसेट को यूज करता है,
ठीक है, और क्या पे करता है उसके बदले में? चार्जेस पे करने पड़ते हैं ना, तो ये रॉयल्टी पे करता है। किसको? लेसर को, मालिक को रॉयल्टी पे करता है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉयल्टी, ये कॉन्सेप्ट है रॉयल्टी का। एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, ठीक है। पहला एग्जाम्पल है, सपोज करिए कोई ऑर्थर है, उसने कोई बुक लिखी है, ठीक है। तो जो ऑर्थर है जिसने बुक लिखी है, ठीक है, वो क्या हुआ? वो ओनर ऑफ द एसेट हुआ, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है ना, जो बुक उसने लिखी है, जो पेपर लिखा है, वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हुई, ठीक है। तो वो ओनर ऑफ द एसेट हुआ, तो वो कौन हुआ? वो हुआ लेसर, ठीक है। अब ये जो ऑर्थर है वो बुक लिखता है, ठीक है, बट इसके आगे अभी बुक लिखने पे तो काम खत्म नहीं होता है ना, बुक को प्रिंट कराना पड़ता है, उसकी मार्केटिंग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो ये काम तो ऑर्थर नहीं करता है। तो उसके वहां पर आता है रोल पब्लिकेशन हाउस का, ठीक है, वहां पर रोल आता है पब्लिकेशन हाउस का। ये जो पब्लिकेशन हाउस होते हैं ये बुक को प्रिंट करते हैं, ये मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। तो ये जो ऑर्थर होता है इसने बुक तो लिख ली, ठीक है, बट इस बुक को प्रिंट करने का और सेल करने का जो राइट है ये पब्लिकेशन हाउस को दे सकता है, ठीक है। तो पब्लिकेशन हाउस कौन होगा? पब्लिकेशन हाउस होगा लेसी, ठीक है। और पब्लिकेशन हाउस उस बुक को प्रिंट करेगा, उस बुक की मार्केटिंग करेगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, ठीक है। और जितनी बुक सेल होगी उसके बेसिस पे ये पब्लिकेशन हाउस क्या पे करेगा? रॉयल्टी पे करेगा। किसको? ऑर्थर को, ठीक है, क्योंकि ऑर्थर की प्रॉपर्टी ये पब्लिकेशन हाउस यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लेसर कौन हुआ? ऑर्थर लेसर हुआ। लेसी कौन हुआ? जो रॉयल्टी पे कर रहा है, ठीक है, वो लेसी हुआ। और यहाँ पे जो रॉयल्टी पे की जाती है वो पे की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, कितनी सेल हुई, वो बुक कितनी बिकी, उसके बेसिस पे रॉयल्टी का अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पर बुक 100 रुपीज, अगर ऑर्थर क्या डिसाइड हुआ कि लेसर को पर बुक 100 रुपीज पे किया जाएगा रॉयल्टी, तो यानी मार्केट में जितनी बुक सेल होंगी उसके बेसिस पे 100 रुपए पर बुक पब्लिकेशन हाउस जो है ऑर्थर को पे करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रॉयल्टी का। तो यहां पर तो देखिए इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है ना, ये जो ऑर्थर और बुक का एग्जांपल मैंने बताया, यहाँ पे इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ऑर्थर का जो इंटेलेक्चुअल एसेट है उसको यूज किया जा रहा है, ठीक है। एक और एग्जांपल बताती हूँ जहां पे टेंजिबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं कोल माइन का, जो कोयले की जो खदान होती है, या कोई भी खदान है, ठीक है, कोई भी माइन है, चाहे वहां से कोल निकल रहा है या कोई दूसरे ओर्स निकल रहे हैं, कोई दूसरे मिनरल निकाले जा रहे हैं, तो वहां पर जो कोल माइन का जो ओनर होता है, ठीक है, वो कौन होगा? वो होगा लेसर, ठीक है। जनरली गवर्नमेंट, अगर एग्जांपल लेते हैं, सपोज करिए गवर्नमेंट ओनर है उस कोल माइन की, ठीक है, तो वो ओनर है, बट कोल माइन में डिगिंग करना, वहां पे खुदाई करना, वहां से जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, इनके लिए बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है, इंजीनियर्स चाहिए होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए होती हैं। तो ये काम गवर्नमेंट अगर नहीं कर पाती है तो गवर्नमेंट फिर प्राइवेट कंपनीज को इनवाइट करती है, ठीक है, कि प्राइवेट कंपनीज अपने इक्विपमेंट के साथ आए और उस लैंड पे, वो जो माइन है उसको हायर कर सकते हैं, ठीक है, और उसके वहां पर क्या कर सकते हैं? वहां पे डिगिंग कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बदले में प्राइवेट कंपनी विल पे द रॉयल्टी, प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट को क्या पे करेगी, या जो ओनर है कोल माइन के उनको क्या पे करेगी? रॉयल्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो ओनर है उसने क्या राइट दिया? उसने राइट दिया कि आप इस लैंड पे डिगिंग कर सकते हैं, खुदाई कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मिनरल निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये प्राइवेट कंपनी अपनी मशीनरी के साथ, अपने इंजीनियर्स के साथ, अपने जो बड़े बड़े जो इक्विपमेंट है उनके साथ आएगी, वहां पे उस माइन पे खुदाई करेगी, और जितना भी प्रोडक्शन होगा यहाँ पे रॉयल्टी पे की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, कितने टन का प्रोडक्शन हो रहा है उस माइन से, ठीक है। तो जितना प्रोडक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे ये जो प्राइवेट कंपनी होती है ये फिर पे करती है रॉयल्टी, किसको? कोल माइन के ओनर को, ठीक है। तो यहाँ पे लेसर कौन हुआ? लेसर हुआ, कोल माइन का जो ओनर है वो लेसर है। लेसी कौन है? जो रॉयल्टी पे कर रहा है, वो जो प्राइवेट कंपनी, ठीक है, वो है लेसी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? टेंजिबल एसेट है, यहाँ पे एक लैंड है जो दिया गया है, लैंड को यूज करने का राइट दिया गया है, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉयल्टी, ये रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा, अब आप सोच रहे होंगे कि रॉयल्टी जो अभी मैंने आपको बताया, और आप रेंट पहले से जानते हैं, ठीक है, कोई भी एसेट को यूज करते हैं तो उसके बदले में रेंट दिया जाता है, चाहे मकान किराए पे ले, कोई मशीनरी किराए पे ले, ठीक है, तो आप उसके बदले में रेंट देते हैं, ये कॉन्सेप्ट तो आपने बहुत सुना है, रेंट,
ठीक है। बट रॉयल्टी आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा, तो आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, या दोनों ही सेम है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहती हूँ, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन रॉयल्टी एंड रेंट। ये जो रॉयल्टी और रेंट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बताती हूँ। सबसे पहला डिफरेंस तो डिफिनीशन का डिफरेंस है। जो रेंट है वो पे किया जाता है फॉर द यूज ऑफ टेंजिबल एसेट। रेंट के केस में हमेशा टेंजिबल एसेट के लिए जो हम पेमेंट करते हैं, कोई टेंजिबल एसेट यूज करते हैं और उसके बदले में जो पेमेंट करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड रेंट। ठीक है, जैसे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुई, प्लांट हुआ, ठीक है, वो यूज करते हैं और उसके बदले में जो हम अमाउंट पे करते हैं उसको हम रेंट कहते हैं, राइट। लेकिन जो रॉयल्टी होती है ना, रॉयल्टी में इट कुड बी टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। अभी मैंने डिस्कस किया था ना, रॉयल्टी के केस में टेंजिबल एसेट भी हो सकता है, इनटेंजिबल एसेट भी हो सकता है, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे मैंने अभी बुक वाला एग्जांपल बताया था ना, कॉपीराइट, पेटेंट, ये वर्ड सुने हैं ना। कोई अगर साइंटिस्ट है या कोई भी पर्सन है, उसने कोई इन्वेंशन किया है, ठीक है, तो वो उस इन्वेंशन को अपने नाम पे पेटेंट कराता है, तो वो क्या हो गई, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई, वो इनटेंजिबल एसेट है। और कोई भी कंपनी अब उसके इन्वेंशन को, उसके पेटेंट को अगर यूज करती है अपनी कंपनी में, तो वो कंपनी क्या पे करेगी, उस साइंटिस्ट को, उस इन्वेंटर को क्या पे करती है, वो पे करती है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी के केस में टेंजिबल या इनटेंजिबल एसेट दोनों हो सकते हैं, लेकिन रेंट के केस में क्या होता है, टेंजिबल एसेट होता है, राइट। दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या है, दूसरा डिफरेंस है, रेंट जो पे किया जाता है वो पे किया जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के बेसिस पे जनरली रेंट पे किया जाता है। ठीक है, जैसे रेंट जो है पर ईयर के हिसाब से रेंट पे होता है, या पर मंथ के हिसाब से, या पर वीक के हिसाब से, या पर डे के हिसाब से रेंट पे किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही पे किया जाता है ना। ठीक है, अगर आपने मकान कोई किराए पे लिया है, तो वहां पे पर मंथ के हिसाब से पेमेंट करते हैं, लेकिन रॉयल्टी में ऐसा नहीं होता है। रॉयल्टी में जो पेमेंट होता है, इट डिपेंड अपॉन द, अभी बताया था लास्ट स्लाइड में, इट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्शन और सेल्स। जो रॉयल्टी में जो अमाउंट कैलकुलेट किया जाता है कि कितनी रॉयल्टी पे करेगा, कौन, लेसी, लेसी कितनी रॉयल्टी पे करेगा लेसर को, ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है, ये कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स। कितना प्रोडक्शन हुआ उस माइन से, या वो बुक कितनी बिकी, उसके बेसिस पे रॉयल्टी पे की जाती है, राइट। तो दिस इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं दोनों एक ही चीज है, पर दोनों एक ही कॉन्सेप्ट नहीं है, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रॉयल्टी से रिलेटेड। ठीक है, ये जो पहला टर्म है ये तो काफी बार मैंने डिस्कस कर लिया है। पहला टर्म है लैंडलॉर्ड या फिर लेसर। ठीक है, तो लेसर कौन होता है, लेसर होता है ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का, उस एसेट का जो ओनर होता है, जो रॉयल्टी रिसीव करता है, ठीक है, जो स्पेशल राइट देता है लेसी को कि हमारी प्रॉपर्टी यूज करो, ठीक है, उसे हम कहते हैं लेसर। तो लेसर और लेसी में कंफ्यूज मत होइएगा, लेसर मतलब ओनर ऑफ एसेट, और लेसी कौन होता है, लेसी वो पर्सन होता है जो रॉयल्टी पे करता है, जिसको स्पेशल राइट मिलते हैं प्रॉपर्टी को यूज करने के, वो लेसी होता है। ठीक है, जैसे पब्लिकेशन हाउस वो लेसी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, अगला जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिनिमम रेंट, या जिसको फिक्स रेंट भी कहते हैं, या जिसको डेड रेंट भी कहते हैं, या जिसको फ्लैट रेंट भी कहते हैं, या कॉन्ट्रैक्ट रेंट भी कहते हैं। ये सारे नाम मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ना, कि क्वेश्चन में सपोज करिए यूज कर दिया डेड रेंट, तो आप तो कहेंगे डेड रेंट तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने तो मिनिमम रेंट पढ़ा है। तो ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं आपको सारे नाम बता रही हूँ कि अगर क्वेश्चन में कोई भी इन पांचों वर्ड में यूज हो, तो इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम रेंट। जनरली मिनिमम रेंट यूज किया जाता है। ठीक है, तो नाम से ही समझ में आ रहा है, मिनिमम रेंट क्या है, मिनिमम रेंट वो कम से कम, मिनिमम वो अमाउंट है जो लेसी लेसर को पे करता है। ठीक है, रॉयल्टी का अग्रीमेंट अगर हुआ है, रॉयल्टी पे की जा रही है, लेसी को लेसर को रॉयल्टी पे करनी है, तो मिनिमम रेंट क्या है, मिनिमम रेंट वो मिनिमम अमाउंट है जो लेसी लेसर को पे करता है, उससे कम वो नहीं पे करेगा, दैट इज कॉल्ड मिनिमम रेंट।
ठीक है, देखिए ये चीज मैंने यहाँ लिखी है, दिस इज द अमाउंट बिलो विच लैंडलॉर्ड नेवर एक्सेप्ट इन एनी ईयर। किसी भी साल जो ओनर ऑफ द एसेट है, जो लेसर है, वो मिनिमम रेंट से कम अमाउंट किसी भी साल नहीं एक्सेप्ट करता है एज रॉयल्टी। ठीक है, रॉयल्टी के फॉर्म में इस अमाउंट से कम वो नहीं एक्सेप्ट करता है। ठीक है, देखिए जो रेंट होता है वो तो फिक्स होता है। एक बार रेंट डिसाइड हुआ कि अगर ये घर है किराए पे दिया जा रहा है 10,000 रेंट पे, तो चाहे अब वो घर 1 महीने बंद भी रहे, ठीक है, या उस घर में 1 लोग रहे चाहे 10 लोग रहे, ठीक है, दैट रेंट विल रिमेन फिक्स। वो 10,000 का रेंट फिक्स हो गया है। लेकिन रॉयल्टी के केस में ऐसा नहीं होता है। जो रॉयल्टी होती है, अभी बताया था, रॉयल्टी दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन और सेल्स के बेसिस पे दी जाती है। ठीक है, तो सपोज करिए वही माइन वाला एग्जांपल लेते हैं। तो जो लेसी है उसने माइन रेंट पे ली, ठीक है। अब स्टार्टिंग के ईयर्स में, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आउटपुट कम हो। स्टार्टिंग के ईयर में, पहले साल में या पहले और दूसरे साल में आउटपुट कम हो, तो आउटपुट कम हुआ यानी रॉयल्टी कम कैलकुलेट हुई। ठीक है, तो उस केस में जो लेसी है वो मिनिमम रेंट पे करता है। ठीक है, वो मिनिमम रेंट पे करता है क्योंकि रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम है। ठीक है, और आगे के सालों में, आगे आने वाले सालों में जब आउटपुट ज्यादा हो जाता है और रॉयल्टी ज्यादा हो जाएगी, तब रॉयल्टी पे की जाती है। तो रॉयल्टी का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, सॉरी, रॉयल्टी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि मिनिमम रेंट जो भी डिसाइड हुआ है, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी, दोनों में से जो ज्यादा होता है ना, वो अमाउंट लेसी लेसर को पे करता है। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है लेसी और लेसर, जो दो पार्टीज हैं, उनके बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये क्लॉज डाला जाता है मिनिमम रेंट का। ठीक है, ये क्लॉज क्यों डाला जाता है, ताकि ओनर का नुकसान ना हो, जो लेसर है ना उसका नुकसान ना हो, इसलिए कॉन्सेप्ट डाला जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी, आपने जो कैलकुलेट की रॉयल्टी, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो लेसी लेसर को पे करेगा। ठीक है, सपोज करिए मिनिमम रेंट डिसाइड हुआ था 10,000 रुपए, ठीक है, और पहले साल में जब रॉयल्टी कैलकुलेट की गई तो पाया गया कि 8,000 रुपए रॉयल्टी आई। ठीक है, तो लेसी लेसर को कितना पे करेगा, वो पे करेगा 10,000 रुपए। क्यों, क्योंकि मिनिमम रेंट और रॉयल्टी में से जो ज्यादा होता है ना, वो पे करता है लेसी। तो दोनों में से ज्यादा कौन सा है, मिनिमम रेंट ज्यादा है ना। ठीक है, तो 10,000 पे होगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम रेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट मतलब कम, वर्किंग मतलब जब काम कम हो रहा हो। ठीक है, तो क्या होता है इनिशियल ईयर्स में, जब थोड़ा सा काम कम हो, प्रोडक्शन कम हो रहा हो, तो उस केस में क्या होता है, अभी पिछले स्लाइड में बताया था, उस केस में ऐसा हो सकता है कि रॉयल्टी कम हो, मिनिमम रेंट ज्यादा हो। रॉयल्टी आपने कैलकुलेट की केवल 8,000 हो और मिनिमम रेंट 10,000 डिसाइड हुआ था। ठीक है, तो उस केस में मिनिमम रेंट पे किया जाएगा। बताया था ना, लेसी कितना पे करेगा, मिनिमम रेंट पे करेगा, लेसी 10,000 पे करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग क्या है, शॉर्ट वर्किंग इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी। ये जो मिनिमम रेंट कितनी ज्यादा है रॉयल्टी से, तो कितनी ज्यादा है, 2,000 ज्यादा है। ठीक है, तो शॉर्ट वर्किंग इज 2,000। तो शॉर्ट वर्किंग क्या है, शॉर्ट वर्किंग यानी इनिशियल ईयर में जब वर्क कम हो, जब वर्क शॉर्ट हो, जब प्रोडक्शन कम हो, तो जो डिफरेंस होता है मिनिमम रेंट और रॉयल्टी का, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट वर्किंग। इसको शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। ठीक है, ये सब जो कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ना, शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट, ये अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत यूज होते हैं। राइट, चलिए आगे एक और कॉन्सेप्ट है, दैट इज रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, रिकूपमेंट मतलब रिकवर करना, रीगेन करना। ठीक है, जो लेसर है, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेसी और लेसर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो लेसर ने तो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डलवा दिया कि मिनिमम रेंट एंड रॉयल्टी दोनों में से जो ज्यादा होगा लेसी वो पे करेगा। ठीक है, तो लेसर ने तो अपने हिसाब से क्लॉज डलवा दिया ताकि लेसर को लॉस न हो। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इनिशियल ईयर में लेसी को तो नुकसान हो जा रहा है ना। लेसी को जो रॉयल्टी कैलकुलेट हुई वो हुई 8,000 रुपए, लेकिन मिनिमम रेंट डिसाइड हुआ था 10,000 रुपए, तो लेसी को तो यहाँ पे 2,000 का नुकसान हो गया ना। ठीक है, बट ठीक है, इनिशियल ईयर में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ही क्लॉज था, तो इनिशियल ईयर में जो लेसी है वो 10,000 पे करेगा। ठीक है, 2,000 एक्स्ट्रा पे करेगा।
ठीक है। बट इसके साथ ही लेसी भी एक क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकता है, ठीक है, एक कंडीशन डाली जा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में ऐड की जा सकती है, दैट इज रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। कि ये जो एक्सेस पैसा, ये जो 2,000 रुपए एक्सेस पैसा लेसी ने, ये जो 2,000 रुपए है एक्सेस पैसा लेसी ने दिया है, दिस लॉस कुड बी रिकूप्ड, यानी ये जो लॉस है इसको रिकवर किया जा सकता है। ठीक है। कहां से रिकवर करेंगे? फ्रॉम द सरप्लस, यानी आगे आने वाले सालों में जब रॉयल्टी ज्यादा होगी, ठीक है, और मिनिमम रेंट ज्यादा कम होगा, ठीक है, जब रॉयल्टी ज्यादा होगी और मिनिमम रेंट कम होगा, तो आगे आने वाले सालों में दिस शॉर्ट वर्किंग अमाउंट, ये जो एक्सेस 2,000 रुपए दिया था लेसी ने, दिस कुड बी रिकवर्ड इन द फ्यूचर ईयर, आगे आने वाले सालों में उसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है। जैसे सपोज करिए पहले साल में तो 2,000 एक्स्ट्रा दिया, ठीक है, फिर सपोज करिए तीसरे साल, फिर सपोज करिए दूसरे साल में क्या हुआ, रॉयल्टी का अमाउंट कैलकुलेट हुआ, वो आया 13,000, और मिनिमम रेंट तो उतना ही था, मिनिमम रेंट एक बार फिक्स कर दिया तो उतना ही रहता है, ठीक है, तो मिनिमम रेंट था 10,000। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो लेसी है वो कितना पे करेगी, लेसी पे करेगा 10,000 ही। क्यों 10,000 पे करेगा? क्योंकि ये जो 13,000 है ना, जो रॉयल्टी का अमाउंट 13,000 है, उसमें से जो 3,000 एक्स्ट्रा है ना, वो लेसी रिकूप कर सकता है, क्योंकि ये क्लॉज अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग, जो भी एक्सेस पैसा पहले साल दिया गया था, जो भी 2,000 रुपए एक्सेस पैसा पहले साल दिया गया था, वो एक्सेस पैसा दूसरे साल, वो जो एक्सेस पैसा है 2,000 रुपए, ये दूसरे साल रिकवर किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक्सेस कितना है, यहाँ पे देखिए 3,000 रुपए का डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे इस 3,000 में से 2,000 रुपए लेसी रिकवर कर सकता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। ये है रिकूपमेंट का कॉन्सेप्ट। इससे क्या हुआ, लेसी को जो लॉस हुआ वो उस लॉस को रिकवर कर सकता है। ठीक है, बट क्वेश्चन में ये क्लॉज है कि नहीं है ये आपको दिया रहेगा, तभी ये कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर ये ना समझ में आया हो तो दोबारा एक बार रिमाइंड करके देखिएगा, बट अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो एक कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर। तो लेसी की बुक में ये 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। जो लेसी होता है, ठीक है, जो रॉयल्टी पे करता है, उसकी बुक में ये 3 अकाउंट बनते हैं। कौन कौन से? एक रॉयल्टी अकाउंट बनता है, एक लैंडलॉर्ड अकाउंट बनता है, ठीक है, लैंडलॉर्ड अकाउंट मतलब लेसर अकाउंट, ये बनता है, और तीसरा अकाउंट कौन सा बनता है? शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो लेसी की बुक में हम ये 3 अकाउंट मेंटेन करते हैं, राइट। चलिए अब देखते हैं जर्नल एंट्री। तो जो जर्नल एंट्री होती है इन द बुक ऑफ लेसी या लेसर, ठीक है, लेसी की बुक में फिलहाल हम जर्नल एंट्री अभी देखने जा रहे हैं। तो लेसी की बुक में जो जर्नल एंट्री होती है, वहां पे 3 कंडीशन होती है या 3 सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं? पहला केस क्या हो सकता है, जब रॉयल्टी का अमाउंट कम हो, मिनिमम रेंट ज्यादा हो, ठीक है, जब रॉयल्टी का अमाउंट कम हो, मिनिमम रेंट ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, रॉयल्टी का अमाउंट है 30,000 कैलकुलेट करके आया और मिनिमम रेंट है 35,000, ठीक है, तो पहला केस ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस है कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट क्या है? बराबर है, ये भी 35,000 है, ये भी 35,000 है, ऐसा केस हो सकता है। तीसरा केस क्या है कि रॉयल्टी ज्यादा आए, रॉयल्टी खूब प्रोडक्शन हो रहा है, खूब बुक सेल हो रही है, तो रॉयल्टी का अमाउंट ज्यादा आया और मिनिमम रेंट तो उतना ही होगा, एक बार फिक्स हो गया, ठीक है, तो रॉयल्टी ज्यादा है और मिनिमम रेंट कम है, तो तीसरा केस ये हो सकता है, ठीक है। तो इन तीनों ही केसेस में कैसे करेंगे जर्नल एंट्री, वो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। पहले लेते हैं केस 1। सबसे पहले केस 1। केस 1 क्या है? जब रॉयल्टी कम हो, मिनिमम रेंट ज्यादा हो, व्हेन रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, तो दैट इज केस 1, ठीक है। तो उस केस में क्या है, सपोज करते हैं, एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ कि सपोज करिए रॉयल्टी का अमाउंट है 30,000 और मिनिमम रेंट है 35,000, तो उस केस में जर्नल एंट्री कैसे करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहली जर्नल एंट्री क्या होती है? सबसे पहली जर्नल एंट्री होगी फॉर द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी एंड शॉर्ट वर्किंग ड्यू। सबसे पहले ड्यू की एंट्री होती है, ठीक है, जब रॉयल्टी का अमाउंट ड्यू होता है, तो एंट्री क्या होगी? एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ठीक है। ये एंट्री लेसी की बुक में हम कर रहे हैं। तो लेसी के लिए रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी खर्चा है ना, एक्सपेंस है, ठीक है, तो पहला केस ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस क्या हो सकता है? जब रॉयल्टी का अमाउंट कम हो, मिनिमम रेंट ज्यादा हो, ठीक है, जब रॉयल्टी का अमाउंट कम हो, मिनिमम रेंट ज्यादा हो, तो तीसरा केस ये हो सकता है, ठीक है। तो
ठीक है। और शॉर्ट वर्किंग क्या है, शॉर्ट वर्किंग क्या है, लॉस है, लेसी को लॉस हो रहा है ना, तो इसलिए इन्हें डेबिट किया है टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है। रॉयल्टी का अमाउंट पहले साल में देखिए कितना दिया है रॉयल्टी का अमाउंट 30,000, तो हमने 30,000 लिखा है। लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट कितना दिया जा रहा है, लैंडलॉर्ड को दिया जा रहा है 35,000। ठीक है, तो यहाँ पे 35,000 हुआ। शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट कितना है बताइए, तो अभी मैंने बताया था शॉर्ट वर्किंग इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो मिनिमम रेंट है 35,000, रॉयल्टी है 30,000, तो इसका डिफरेंस क्या है 5,000, तो वो हो गया शॉर्ट वर्किंग। तो सबसे पहली एंट्री क्या होती है, सबसे पहली एंट्री होती है ड्यू की, जब रॉयल्टी का अमाउंट ड्यू होता है। दूसरी एंट्री क्या होती है, दूसरी एंट्री होती है जब रॉयल्टी पे की जाती है, व्हेन पेमेंट इज मेड, व्हेन रॉयल्टी अमाउंट या मिनिमम रेंट दोनों में से जो भी ज्यादा है वो जब पे किया जाता है उसकी एंट्री है। तो लैंडलॉर्ड को दिया जा रहा है ना, लैंडलॉर्ड इज अ रिसीवर, तो क्या एंट्री होगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है। कितना पे किया जा रहा है बताइए, कितना पे किया जा रहा है, 35,000 पे करेंगे ना, 30,000 और 35,000 दोनों में से जो ज्यादा होगा वो पे करेंगे, तो यहाँ पे हम पे करेंगे 35,000, वो ज्यादा है ना, मिनिमम रेंट बताया था ना, मिनिमम रेंट ज्यादा है तो वो पे करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 35,000। तो ये हो गई दो एंट्री। तीसरी एंट्री क्या होगी, तीसरी एंट्री होती है साल के अंत में क्या करेंगे, रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज करेंगे एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, और वो जो भी अमाउंट है वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। ठीक है, ईयर के एंड में रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज किया जाता है। तो अमाउंट कितना जाएगा, रॉयल्टी का कितना अमाउंट था, 30,000 था। ठीक है, वो पीएल अकाउंट में डाला जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। तो ये सिंपल सी 3 जर्नल एंट्री होती है रॉयल्टी के केस में। यही एंट्री अब क्या होती है, हर साल रिपीट होती है जितने साल रॉयल्टी पे की जाती है। ठीक है, पहली एंट्री क्या होती है, ड्यू की, जब रॉयल्टी का अमाउंट ड्यू है। दूसरी एंट्री क्या है, जब रॉयल्टी पे की जाती है। तीसरी एंट्री क्या है, साल के अंत में रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज किया जाता है। तो ये 3 एंट्री होती है केस 1 में, राइट। चलिए देखते हैं केस 2। केस 2 क्या है, जब रॉयल्टी और मिनिमम रेंट दोनों बराबर हों। रॉयल्टी कैलकुलेट की वो भी आई 35,000 और मिनिमम रेंट तो डिसाइडेड ही था पहले से 35,000। तो बताइए इस केस में शॉर्ट वर्किंग क्या है, इस केस में शॉर्ट वर्किंग तो जीरो है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ नहीं है, जीरो है। ठीक है, तो वही 3 जर्नल एंट्री यहाँ पे भी होनी है। सबसे पहली एंट्री क्या है, जब रॉयल्टी का अमाउंट ड्यू होगा। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या होगा 35,000, सिंपल। दूसरी एंट्री क्या होगी, जब रॉयल्टी का अमाउंट पे किया जाता है, तो किसको पे किया जा रहा है, लैंडलॉर्ड को पे किया जा रहा है ना, तो लैंडलॉर्ड इज अ रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर। वैसे मैं जान रही हूँ कि आपको ये जो तीनों गोल्डन रूल हैं अकाउंटिंग के, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, व्हाट कम्स इन इज डेबिटेड, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिटेड, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन आर क्रेडिटेड। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, मुझे ये लगता है। ठीक है, और है भी, मुझे पता है आप बीकॉम के स्टूडेंट है, ये रॉयल्टी बीकॉम का कॉन्सेप्ट है, बीकॉम में आता है ये, तो आपका क्लियर है, इसलिए मैं जर्नल एंट्री बहुत डिटेल में आपको एक एक बता नहीं रही हूँ कि जर्नल एंट्री आई कहाँ से है। ये यही 3 गोल्डन रूल यूज हुए हैं। ठीक है, तो अगली एंट्री क्या होगी, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। कैश जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसे क्या किया गया, क्रेडिट। लैंडलॉर्ड इज अ रिसीवर, तो उसे किया गया डेबिट। ठीक है, तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना होगा, वही 35,000 रुपए। अगली एंट्री क्या होगी, साल के अंत में रॉयल्टी अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्लोज किया जाएगा और ट्रांसफर किया जाएगा पीएल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अमाउंट क्या है, सेम वही 35,000 रुपए। तो वही सिंपल सी 3 जर्नल एंट्री होगी केस 2 में भी। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन में या तो केस 1 बनेगा या केस 2 होगा या केस 3 होगा, तो इन तीनों में से कोई एक सेट ऑफ जर्नल एंट्री आपको करनी होगी। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस ये हो सकता है कि अमाउंट ऑफ रॉयल्टी है 50,000 रुपए। ठीक है, रॉयल्टी कैलकुलेट की वो आई 50,000 रुपए और मिनिमम रेंट तो उतना ही है 35,000 रुपए। तो उस केस में क्या हम जर्नल एंट्री करेंगे, तो उस केस में बताइए शॉर्ट वर्किंग कुछ आएगा क्या। तो शॉर्ट वर्किंग तो मैंने आपको बताया था, शॉर्ट वर्किंग इज द डिफरेंस ऑफ मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। तो मिनिमम रेंट तो कम है, रॉयल्टी ज्यादा है, तो कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री सेम वही ड्यू वाली एंट्री है, जब रॉयल्टी का अमाउंट ड्यू होगा। तो एंट्री क्या होगी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट।
अमाउंट कितना जाएगा? अमाउंट जाएगा अमाउंट कितना जाएगा? अमाउंट जाएगा जो रॉयल्टी का अमाउंट था, 50,000 था ना, तो 50,000 जाएगा। यहाँ पे कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कोई शॉर्ट वर्किंग आप डेबिट नहीं करेंगे। केस 1 में किया था ना डेबिट, क्योंकि वहां पे शॉर्ट वर्किंग थी। यहाँ पर और केस सेकंड में कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, इसलिए शॉर्ट वर्किंग डेबिट नहीं होगी। यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग का कोई मेंशन इसमें नहीं आप करेंगे, ठीक है। चलिए दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री क्या है? दूसरी एंट्री है रॉयल्टी पे करने की, ठीक है, और शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने की। अगर जो लेसी है उसने इनिशियल ईयर में कुछ शॉर्ट वर्किंग पे की है, तो अब क्या है, देखिए यहाँ पे सरप्लस आ रहा है ना, यहाँ पर रॉयल्टी ज्यादा है, मिनिमम रेंट कम है, यहाँ पे क्या आ रहा है? सरप्लस आ रहा है। तो अगर लेसी ने इनिशियल ईयर में कुछ शॉर्ट वर्किंग पे की है, तो अब वो इस सरप्लस से उस शॉर्ट वर्किंग को क्या कर सकती है? रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये तो आपने पिछले केस सेकंड में भी किया था, बस यहाँ पे क्या है? टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग को क्या किया जा रहा है? रिकवर किया जा रहा है, ठीक है। जब शॉर्ट वर्किंग, वैसे तो शॉर्ट वर्किंग इज अ लॉस, ठीक है, इसलिए हम हर जगह शॉर्ट वर्किंग को इससे पहले डेबिट करते थे, लेकिन जब इस लॉस को आप रिकवर कर रहे हैं तो वो तो गेन हो गया ना, तो इसलिए यहाँ पे इसे क्रेडिट किया गया है, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट में क्या जाएगा? 50,000। कितना कैश पे किया जा रहा है? 35,000 रुपए। और शॉर्ट वर्किंग रिकवर कितनी की जा सकती है? 15,000 रुपए, इसीलिए यहाँ पे 15,000 है, ठीक है। इस तरीके से होगी। तीसरी एंट्री क्या होगी? तीसरी एंट्री वही क्लोजिंग की एंट्री है, ईयर के एंड में रॉयल्टी अकाउंट को क्लोज करेंगे। एंट्री क्या होगी? पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अमाउंट कितना जाएगा? जितना रॉयल्टी का अमाउंट है, 50,000 रुपए, ठीक है। अब इसके बाद चौथी एंट्री, चौथी एंट्री देखिए, जब शॉर्ट वर्किंग को रिकवर किया जाएगा, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि पूरा का पूरा जो शॉर्ट वर्किंग है वो रिकवर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट नहीं रिकवर हो पाए, ठीक है। देखिए अभी जब आप क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे कि ये जो शॉर्ट वर्किंग रिकवर करने का जो क्लॉज होता है ना, ये 2 साल या 3 साल का टाइम दिया जाता है। लेसी जो क्लॉज होता है, जो कंडीशन डाली जाती है, वो ऐसे करके डाली जाती है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में शॉर्ट वर्किंग को रिकवर किया जा सकता है। तो 3 साल में अगर सरप्लस आया तो शॉर्ट वर्किंग रिकवर होगी, ठीक है। सरप्लस नहीं आया तो शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं होगी, और जितना सरप्लस आएगा उतना ही तो रिकवर करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ इररिकूवेबल शॉर्ट वर्किंग रह जाए, ठीक है, यानी कुछ शॉर्ट वर्किंग ऐसी रह जाए जिसे रिकवर नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो क्या हुआ? वो लॉस हो गया, लेसी के लिए वो लॉस हो गया। तो लास्ट में क्या करते हैं कि ये जो इररिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग है इसको ट्रांसफर किया जाता है पीएल अकाउंट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? पीएल अकाउंट डेबिट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। इसमें हम क्या डालते हैं? इसमें हम डालेंगे वो शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट जो रिकवर नहीं हो पाया। जैसे यहाँ पे 15,000 शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट रिकवर हो सकता है, ठीक है, बट सपोज करिए शॉर्ट वर्किंग अगर इससे भी ज्यादा थी, ठीक है, तो जो अमाउंट नहीं रिकवर हो पाया ना, वो इसमें डाला जाता है, इररिकूवेबल शॉर्ट वर्किंग, राइट। तो ये सिंपल सी 4 जर्नल एंट्री की जाती है केस थर्ड में। केस थर्ड क्या है? जब रॉयल्टी ज्यादा हो, मिनिमम रेंट कम हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये 3 केसेस में आप जर्नल एंट्री करते हैं। सिंपल सी वही 3 है। पहली क्या है? जब रॉयल्टी का अमाउंट ड्यू हो। दूसरी क्या है? जब रॉयल्टी पे हो। तीसरी क्या है? जब रॉयल्टी के अकाउंट को क्लोज करते हैं, ठीक है। और केवल लास्ट में ये जो चौथी एंट्री है ना, ये एकदम लास्ट में करते हैं कि अगर कुछ शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट नहीं रिकवर हो पाया तब ये एंट्री आती है, वरना ये एंट्री भी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सिंपल सी 4 जर्नल एंट्री होती है केस थर्ड में, ठीक है। अच्छा, तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट जर्नल एंट्री का। अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि जो न्यूमेरिकल है मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ, क्योंकि ये लेक्चर जो है ना वो ऑलरेडी काफी लंबा हो गया है, और मैंने नोटिस किया है कि लेक्चर अगर लंबा हो जाए ना तो आप लास्ट तक नहीं देखते हैं, वो टॉपिक ही स्किप कर देते हैं। तो ऐसा मत करिए। वैसे मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वीडियो छोटे से छोटे बने, कम बने, 15 मिनट के बने, ठीक है, बट टॉपिक को डिटेल में जब डिस्कस करने लगते हैं ना तो वो थोड़े से लेंदी हो ही जाते हैं। आई कांट हेल्प।
तो चलिए ये लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगी। तो ये जर्नल एंट्री तब तक आप पढ़ के रखिएगा, अच्छे से इसको समझ के रखिएगा। कोई डाउट हो तो मुझे फीडबैक में बताइएगा, ठीक है? तो चलिए मैं लेक्चर वाइंड अप कर रही हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। गॉड ब्लेस यू।